एक लड़के की नई नई शादी होती है। उसका जो व्यापार और काम धंधा जो होता है बहुत अच्छे से चल रहा था, दिनों दिन तरक्कियां मिल रही थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस लड़के का जो चेहरा है, जो मुंह है उसका, हमेशा लटका हुआ रहता था, वह बुझा बुझा सा रहता था। ऐसे ही वह एक दिन जब बैठा हुआ था, जब चेहरा लटकाए बैठे हुआ था, तो उसके चाचा उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुमको क्या ऐसा होगा कि तुम जो मुंह लटकाए बैठे हो, तुम्हारा काम धंधा भी अच्छा चल रहा है। तब जो लड़का और जो चाचा होता है, उनके दोनों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। तब जो लड़का होता है वह चाचा को पूरी बात बताता है और उनसे कहता है कि दरअसल उसकी शादी तो हो गई है, लेकिन उसके अंदर नपुंसकता के लक्षण जो है वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है और इसलिए वह टेंशन में रहता है। और यह एक ऐसी समस्या है जिसे वह किसी से खुलकर नहीं कह सकता और ना ही किसी के सामने इसका जिक्र कर सकता है। तब उसके चाचा उससे कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं तुमको एक ऐसी शक्तिवर्धक गोली दूंगा जिसको खाने के बाद तुम्हारी ये जो समस्या है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम जो नपुंसकता के लक्षण जो है वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसा जब उसके चाचा उससे कहते हैं तो जो लड़का होता है वो काफी खुश होता है और दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है, उनको बताता है कि उसके चाचा ने एक ऐसी शक्तिवर्धक गोली देने की बात बताई है जिसको खाकर ये नपुंसकता जो उसकी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन वह लड़का जब उस गोली को खाता है, जब उस शक्तिवर्धक गोली को खाता है, तब उस गोली को खाने के बाद उसकी जो तबीयत है वह इस कदर खराब होती है कि उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसके बाद उस तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और इस घटना की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होने के बाद यह पता चलता है कि यह ऐसी पहली मौत नहीं थी, इससे पहले भी 5 मौतें ऐसे ही तड़प तड़प कर और पूरा शरीर जो है अकड़ जाता है, 5 मौतें हो चुकी हैं। इस घटना को लेकर इंडिया और कनाडा दोनों जगह में काफी शोर मच जाता है और तरह तरह की बातें होने लग जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐश्वर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल हकीकत अब कहानी में। इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप ये श्योर कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे फ्यूचर में किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वह घटना लगभग आज से 30 साल पुरानी घटना है, जो कि इंडिया के जो पंजाब, जो भारत का एक पंजाब प्रांत है, वहां से शुरू होती है। एक 22 साल का लड़का होता है, इसकी भी नई नई शादी होती है। उस लड़के का नाम रणजीत सिंह होता है, उसकी पत्नी का नाम लखविंदर सिंह होता है और उन दोनों की अभी नई नई शादी होती है। शादी होने के बाद शुरुआत में उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है और दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी एक दिन ऐसा होता है कि जो लड़का रणजीत सिंह होता है उसके सामने एक जेंटलमैन आता है और जो लगभग उसके साथ उसकी दुगनी उम्र का होता है, लगभग 45 से 50 साल का होता है। लड़का जो होता है उस जेंटलमैन के पहनावे को देखकर काफी प्रभावित होता है और उससे पूछता है कि आप क्या करते हैं और आप कहाँ रहते हैं। तब जो 40-45 साल का जो व्यक्ति होता है वह बताता है कि वह कनाडा में रहता है और वहाँ जो बिजनेस व्यापार करता है। इसके बाद उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद जब भी रंजीत जो होता है वो जब भी उस अपने नए दोस्त से मिलता है, उस व्यक्ति से मिलता है, तब उससे बस एक ही बात कहता है कि वह भी कनाडा जाना चाहता है और वहाँ व्यापार करना चाहता है, वह उसको भी वहाँ ले चले और अपने साथ काम में वहाँ उसको लगाए। ऐसा रंजीत उस जो व्यक्ति होता है उससे बार बार कहता है। ऐसे ही जब जो रंजीत सिंह होता है जब उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है तो एक दिन सुखविंदर सिंह ढुल्लो जो होता है वो कहता है, ठीक है तुम परेशान मत हो, तुम अपना और अपनी पत्नी का पासपोर्ट रेडी करो, मैं तुमको कनाडा ले जाने की तैयारी करता हूँ। उसके बाद जब पासपोर्ट बन के आता है और 1993 में रंजीत सिंह और रंजीत उसकी पत्नी होती है लखविंदर सिंह, वह दोनों कनाडा के लिए निकल जाते हैं। और जो सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो होता है वह उस रंजीत सिंह से अपने साथ उसको पार्टनरशिप में रख लेता है, उससे कुछ पैसे ले लेता है, उसके साथ अपने व्यापार में उसको हिस्सा दे देता है और साथ ही साथ दोनों उस काम को करने लग जाते हैं। रंजीत सिंह पार्टनर बनने के बाद पूरी मेहनत से अपना 100% उस काम को दिया करता था और उसकी जो मेहनत है उसमें रंग लाती है और धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लग जाता है और उन दोनों की दोस्ती भी गाढ़ी होने लग जाती है। रंजीत सिंह जो होता है वह सुखविंदर सिंह ढिल्लों को जो प्यार से चाचा कहा करता था, इससे उन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वह बहुत ही अच्छी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और आप बढ़िया उनके दिन व्यतीत होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो होता है वह रंजीत सिंह के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, और वह रंजीत सिंह से कहता है कि क्यों ना बा दोनों इंश्योरेंस करवा लें तो कैसा रहेगा। तो रंजीत सिंह जो कहता है कि मुझे इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, करा लीजिए जैसा आप चाहें। तो तब तो सुखविंदर सिंह ढिल्लो जो होता है वह कहता है तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये सब देख लूंगा, मैं इंश्योरेंस कराता रहता हूँ। वह बताता है कि इस इंश्योरेंस में ऐसा रहेगा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो पैसा, जो बीमे का सारा पैसा होगा वो तुमको मिल जाएगा, और यदि तुम्हें कुछ होता है तो जो बीमे का पैसा होगा वो उसको मिल जाएगा। दोनों में बात फाइनल हो जाती है। इसके बाद जो बीमा होता है वह $2 लाख का बीमा उन दोनों के बीच कराया जाता है और उस बीमे में एक दूसरे को नॉमिनी बना दिया जाता है। इसके बाद वह जो है अपने अपने काम पर जो लग जाते हैं और धीरे धीरे टाइम व्यतीत होने लग जाता है। जैसे टाइम व्यतीत होता है उन दोनों का काम भी आराम से बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पता नहीं लड़का क्यों जो है, जो रणवीर सिंह होता है वह मुंह लटकाए रहने लगता है, उसका चेहरा बुझा बुझा रहने लगता है।
तो एक दिन सुखविंदर सिंह जो ढिल्लो होता है वो उससे पूछता है कि भाई अब तो काम भी अच्छा चल रहा है और अच्छे पैसे भी कमा रहे हो, तुम्हारा मुंह क्यों लटका रहता है, तुम्हारे भी नई नई शादी हुई है और इतनी खूबसूरत बीवी भी है तुम्हारी। तब वह उनको बताता है कि उसकी शादी तो जरूर हो गई है लेकिन उसके अंदर नपुंसकता के लक्षण बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वह अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता है और इस समस्या के बारे में ना तो वह किसी से कह सकता है और ना तो किसी के सामने इसका जिक्र कर सकता है। जैसे ही सुखविंदर सिंह ढिल्लो ने बात सुनी वह उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हें एक ऐसी शक्तिवर्धक गोली दूंगा, इसको खाने के बाद तुम्हारी जो नपुंसकता है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और तुम नॉर्मल हो जाओगे। ऐसा सुनते ही वह लड़का जो होता है वह बहुत खुश हो जाता है और वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है। उसके बाद 22/1996 को वह जो दवाई लेकर वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उनको बताता है कि ये उसके चाचा ने है जो है गोली दी है और ये गोली चमत्कार कर देगी। इस गोली को खाने के बाद जो उसके अंदर की नपुंसकता है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वो जो है सभी लोगों की तरह मतलब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह लड़का जो होता है उस दवाई को खाता है, इसके दवाई खाने के कुछ देर बाद जो है उसका शरीर जो है एकदम पत्थर सा बनने लग जाता है। उसका पेट कहीं फूल रहा था, कहीं जो है अंदर के लिए विष जाता है, उसके दांत जो है एकदम से पिसने लगते हैं, कहीं दांत एकदम से बाहर निकल आते हैं। पूरा शरीर कहीं धनुष बाण की तरह जो कहीं एकदम से टेढ़ा पड़ जाता है, कहीं एकदम से सतर हो जाता है और साथ ही साथ वह बहुत तेजी से वह चिल्लाने लगता है। उसकी पत्नी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे वह जो लड़का जो होता है वह बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है और ऐसा तड़पने लगता है कि उसकी जो बीवी होती है उसके पास बैठी होती है वह भी बहुत तेजी से चीखने चिल्लाने लग जाती है। उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने तो शक्तिवर्धक गोली खाई थी, उसके साथ होने क्या लगा है। और ना ही वह इस बात का किसी से जिक्र कर पाती क्योंकि जो उसने गोली खाई थी वह उससे संबंध बनाने के लिए खाई थी और वह चुपचाप रहती है और वह शोर मचाने लग जाती है। जब धीरे धीरे शोर मचाता है तो आस पड़ोसी जो आ जाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ उसको भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उसकी स्थिति वैसी ही बनी रहती है जैसे उसके घर पे थी, जैसे उसके दांत बिछ रहे थे, पेट एकदम से फूल रहा था, एकदम से पिचक रहा था, शरीर एकदम से कड़ा हो जा रहा था, एकदम से धनुष की तरह टेढ़ा पड़ जा रहा था। उसकी उस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया और वह वैसे ही तड़पता रहता है और ऐसे ही तड़पते तड़पते वह वहां पर दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसका सबका पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम में भी जो उसकी रिपोर्ट आती है वह बिल्कुल सामान्य मौत की आती है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर जो होते हैं उसकी जो रिपोर्ट है उसके बिछड़ा होता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं कि ताकि भविष्य में कभी ऐसी इसकी जरूरत पड़े तो इसकी दोबारा से जांच पड़ताल कराई जा सके और पता चल सके इसकी मौत की वजह क्या थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। पत्नी जो थी वह अपनी पति की मौत से जो होती परेशान होती है क्योंकि अभी जल्दी ही 2-3 साल पहले शादी हुई थी। इसके बाद उसकी पति की जो होती है मौत हो जाती है। इस बात से वह काफी परेशान थी, उसकी जिंदगी में उसका कोई सहारा नहीं बचा है और उसे वापस भारत लौटकर जाना है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसका जो पति था उसने $2 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका नॉमिनी जो है वो सुखविंदर सिंह ढिल्लो को बना के रखा है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर जो कनेडियन जो इंश्योरेंस कंपनी का एक अधिकारी होता है, इसका नाम क्लिफ्टन एलियट होता है, वह उसके पास पहुंचता है, उसके घर पर आता है और उसकी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। जब उससे बार बार पूछा जाता है तो वो कहानी बताती है कि उसके पति ने कुछ खाया था, इसके बाद तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती है। वह भी इस बात को खुलकर नहीं बता पा रही थी कि उसके चाचा ने उसको शक्तिवर्धक गोली खाने को दी थी, जिसको खाने के बाद उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। इसके बाद जब $2 लाख देने की बात आई तो जो नॉमिनी का नाम होता है वह नाम उसमें पड़ा होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो का। जब यह बात उसकी पत्नी को बताई जाती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसके पति ने उसको नॉमिनी नहीं बनाया था, जबकि वो अपने साथ जो उसका चाचा होता है सुखविंदर सिंह ढिल्लो उसको उसने उस इंश्योरेंस में नॉमिनी बनाया हुआ था। उसके बाद जो वह अधिकारी होता है वह उसकी पत्नी से उसका एड्रेस लेता है और वह जो एड्रेस बताता है, जो अधिकारी उस एड्रेस पर पहुंचता है, उसके बाद वह वहां पहुंचकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि जिस घर में वह पहुंचा था और जिस व्यक्ति से वह मिल रहा था, जिसको इंश्योरेंस के पैसे देने वह पहुंचा था, सेम उसी पर्सन को वह 1 साल 4 महीने पहले उसी घर में जो है लगभग 3 लाख का इंश्योरेंस देकर गया था, जो कि उसकी पत्नी के मरने पर उसको प्राप्त हुआ था। और सेम उसी घर में वह उसी व्यक्ति को $2 लाख का चेक दोबारा से देने आया है। आखिरकार माजरा क्या है ये जो है उस अधिकारी को समझ नहीं आ रहा था। वह वहां से थोड़ा परेशान होकर जाता है। इसके बाद वह कनाडा पुलिस के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, इस व्यक्ति की आप जांच पड़ताल कीजिए। अभी मैं 1 साल पहले इसको जो है इंश्योरेंस का $3 लाख दे के आया हूँ और सेम अभी और दोबारा भी इसको $2 लाख का भी चेक देकर आ रहा हूँ। और कहता है कि हो ना हो इसके साथ यह कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करता है और इस केस में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। वह बताता है कि जो रंजीत सिंह जो भी व्यक्ति जो मरता है उस व्यक्ति को भी एक गोली खाने के लिए दी गई थी, जिसके बाद तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। और सेम ऐसा ही जब 1 साल 4 महीने पहले वह जो $3 लाख का उसको चेक देकर आया था,
उस केस में भी उसकी पत्नी जो होती है वह ऐसे ही दम तोड़ती है, उसको भी एक गोली खाने को दी जाती है। इसके बाद उसकी भी मौत जो है इसी तरह तड़प-तड़प कर, और जो उसका शरीर एकदम पत्थर की तरह बन जाता है, कभी पेट में हवा भर जाती है, कभी पेट एकदम से पिचक जाता है, ऐसे ही होती है। इसके बाद जो कनाडा पुलिस जो है वह एक टीम तैयार करती है, उसमें 2 एजेंसियाँ शामिल कर ली जाती हैं। उसके बाद यह जो पुलिस जो होती है सब पर जाँच-पड़ताल में बहुत अच्छी तरह से जुट जाती है। दरअसल 5 मई 1959 को जो पंजाब जो भारत का एक राज्य होता है, उसमें एक व्यक्ति रहा करता है, उसका नाम फगुल होता है। उसकी पत्नी का नाम गोविंद ढिल्लों होता है। दरअसल उसको 3 बच्चे पैदा होते हैं, इसमें से एक बच्चे का नाम सुखबीर रखा जाता है और दूसरे बच्चे का नाम दर्शन रखा जाता है और तीसरे बेटे का नाम सुखविंदर सिंह ढिल्लों रखा जाता है। सुखविंदर सिंह ढिल्लों जो होता है वह शुरू से ही तेज तर्रार किस्म का लड़का होता है, इसीलिए उसके पिता उसको जो है वो जोधा कहकर बुलाया करते थे। दरअसल जब ये 5 साल का होता है तब इसके पिता की जो अचानक मौत हो जाती है और उसके घर का सारा भार जो होता है उसकी माँ पर आ जाता है, और जो उसकी माँ होती है भाई पूरे परिवार को संभालती है और घर का खर्च चलाती है। इसके बाद जब इसके भाई जो बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ा भाई जो सुखबीर होता है वह कनाडा का रुख कर लेता है और वहाँ जाकर अपना काम धंधा शुरू कर देता है और वहाँ उसे ठीक ठाक काम करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही जब ये सुखविंदर सिंह ढिल्लों जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, ये भी अपने भाई की तरह अच्छे-अच्छे कपड़े पहनने लग जाता है और उसकी तरह कनाडा जाना चाहता है। तो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, भाई भी कनाडा जाना चाहता है और भाई भी अपने भाई की तरह कनाडा में रहना चाहता है। अगर उसे कोई एतराज़ ना हो तो क्या वह कनाडा जा सकता है। इसके बाद उसकी माँ जो होती है उसको कनाडा जाने के लिए हामी भर देती है और उसके बाद वह 1981 में वह कनाडा चला जाता है और वहाँ कनाडा जाने के बाद वह कई कंपनियों में काम करता है, अलग-अलग कंपनियाँ चेंज करता है, लेकिन जहाँ भी वह काम करता है उससे सिर्फ उतने ही पैसे प्राप्त हो पाते हैं जितना उससे खर्चा चल सके। खर्चा वगैरह से ज़्यादा उसको पैसे नहीं बच पा रहे थे, इसीलिए उसको एक दिन उसको आइडिया आता है कि क्यों ना वह पुरानी गाड़ियों को खरीदने और बेचने का काम शुरुआत कर दे। जब वह पुरानी गाड़ी को बेचने और खरीदने लगता है तब उसका जो व्यापार होता है बहुत अच्छे से चलने लगता है, उसको उसमें अच्छी इनकम होने लग जाती है और वह उसका धंधा जम जाता है। धीरे-धीरे जब टाइम गुजरता है तब उसको जो एक इंश्योरेंस नाम की चिड़िया का नाम पता चलता है कि कैसे 2 गाड़ियों को आपस में टकराकर बीमा का पैसा लिया जा सकता है। ऐसे ही वह कुछ अलग-अलग केस क्रिएट करके वह इस प्रकार बीमे का भी लाभ लेने लग जाता है और उसका धंधा है उसको भी बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। सुखविंदर सिंह ढिल्लों जो होता है वह 1981 में कनाडा जाता है, उसके बाद वह 1983 में वापस पंजाब आता है और पंजाब में आने के बाद लुधियाना में एक लड़की होती है, इसका नाम प्रवेश कौर होता है। उसके पिता जो होते हैं हरदेव ग्रेवाल होते हैं। वह अपनी बेटी की शादी जो है उस सुखविंदर सिंह ढिल्लों से करने के लिए कहते हैं। इस पर जो सुखविंदर सिंह ढिल्लों होता है वह कहता है कि वह बस उसे बस दहेज चाहिए, अगर वह उसका मुँह माँगा दहेज वह उसको देते हैं तो वह उससे उसकी लड़की से शादी कर लेगा। जो लड़की के पिता होते हैं वह उसको दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर वापस कनाडा चला जाता है। लेकिन जब वह कनाडा चला जाता है तो उसका रिश्ता कुछ दिन तो ठीक-ठाक चलता है, लेकिन उसके बाद वह शराब पीकर अपनी पत्नी को मारने लग जाता है, उससे गाली-गलौज किया करता था और उसके साथ बदसलूकी करने लग जाता है। पहले तो लड़की को समझ नहीं आता था कि उसके पिता ने इतना दहेज दिया है, उसकी इतनी महँगी शादी की है, लेकिन फिर भी यह जो लड़का है, जो सुखविंदर सिंह ढिल्लों है, उसके साथ मारपीट करता है और वह यह बात अपने पिता को भी नहीं कहना चाहती थी, इससे उसके पिता भी परेशान होते। इसलिए वह यह बात जो होती है, वह अपने ना तो पिता को बताती है और ना ही अपने भाई को बताती है। साथ ही साथ वह इस स्थिति से निपटने के लिए अपने मन को भटकाने के लिए वह और कंपनियों में काम करना शुरू कर देती है। वह जूता की कंपनी में काम करने लग जाती है। इसके साथ ही साथ वह मशरूम की खेती में भी भाग ले लेती है और वहाँ भी मशरूम की खेती करने लग जाती है। इससे उसका जो है टाइम जो है वो आसानी से पार निकल जाया करता था और साथ ही साथ वह अपनी पति की मारपीट से भी बच जाया करती थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है, इसके साथ ही साथ 26 जुलाई सन 1985 को उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम हरप्रीत रखा जाता है और वह हरप्रीत के साथ खुश रहने लग जाती है, लेकिन उसका जो पति होता है उसे पैसे का लालच आ जाता है और वह एक छोटी-सी बच्ची होने के बावजूद भी अपनी पत्नी को कंपनियों में काम कराने के लिए भेजता था और कहता था कि जाओ और पैसे पैदा करके लेकर आओ। धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है और 1988 में उसकी पत्नी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी पत्नी फिर से एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम अमन रखा जाता है। हालाँकि वह दूसरी बेटी होने के बाद वह यह चाहता था कि इसके बाद जब अगली बार जब कोई बच्चा जन्म ले तो वह बेटा हो, क्योंकि 2 बेटियाँ उसकी पहले ही ऑलरेडी हो चुकी थी। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रता है और 1991 में उसकी जो पत्नी होती है वह दोबारा से प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद जो सुखविंदर सिंह ढिल्लों है वह अपनी पत्नी को लेकर इंडिया आ जाता है और यहाँ आकर वह अपने पत्नी की गर्भ की जाँच कराता है। गर्भ की जाँच कराने के बाद उसको पता चलता है कि उसके पेट में एक लड़की जो है, एक लड़की पल रही है, इसलिए वह उस बच्ची का अबॉर्शन करा देता है। चूँकि 2 लड़कियाँ पहले से होने के कारण उसकी पत्नी भी उसका विरोध नहीं करती है और वह अबॉर्शन करा लेती है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर जो है वापस कनाडा आ जाता है, वहाँ पर वह रहने लग जाते हैं। वह अपने परिवार के साथ रहता तो था, लेकिन वह ना तो अपनी बच्चियों से और ना अपनी पत्नी से खुश रहता था,
एक दिन की बात है, यानी 30 जनवरी 1995 की बात है कि उसकी पत्नी की तबीयत जो है अचानक से खराब हो जाती है। उसकी पत्नी की तबीयत जैसे खराब हो जाती है तो पत्नी का पेट कभी तो एकदम से फूल जाया करता था, तो कभी एकदम से अंदर के लिए पिचक जाया करता था, कभी उसका शरीर एकदम से अकड़ जाता था, तो कभी शरीर उसका एकदम से ढीला पड़ जाता था। कभी उसके हाथ पैर एकदम से सतर पड़ जाते थे, तो कभी एकदम से धनुष की तरह लच जाते थे। दोनों बच्चियां जो 7 और 9 साल की थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी माँ को हो क्या रहा है। इसलिए वह दोनों बेटियां घर से बाहर निकलती हैं और तेजी से चीखने चिल्लाने लग जाती हैं, तो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वह घर पर आ जाते हैं और उसकी जो माँ होती है उसको गाड़ी में लादकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। जब हॉस्पिटल गाड़ी में उसको लादा जाता है तो गाड़ी का गेट नहीं बंद हो पा रहा था, क्योंकि उस बच्चों की माँ जो होती है उनके हाथ पैर या पूरी बॉडी एकदम से कहते हैं लकड़ी की तरह सीधी हो जाती थी और पत्थर हो जाती थी, तो कहीं एकदम से ढीली पड़ जाती है। इसलिए कार का गेट खोल कर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ उसको भर्ती किया। उसके बाद डॉक्टर और नर्स उसकी स्थिति को देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहली बार ऐसा केस देखा था। इसके बाद उसका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन उसके इलाज शुरू होने के बावजूद भी उसके शरीर में कोई भी फर्क नहीं आता है। उसकी कंडीशन सेम वैसी थी जैसे उसके घर पे थी। उसका शरीर एकदम से ऐंठ रहा था और एकदम से दांत अंदर के लिए भीग जाते थे, पेट में एकदम हवा भर जाती थी और पेट अचानक से अंदर के लिए पिचक जाता था। आखिरकार डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं। 4 दिन बाद यानी 3 फरवरी 1995 को 10:30 बजे के बाद उस महिला की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उसकी मौत होती है वो नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसका बिसरा जो होते हैं वह उसको संभाल कर रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि भविष्य में उसकी भी जांच कराई जा सके और उसकी मौत की असली वजह पता चल सके। एक तरफ रंजीत की मौत होती है और उससे 1 डेढ़ साल पहले उसकी पत्नी जो होती है परवेश, उसकी उसी तरह मौत हो जाती है जैसे उसके पार्टनर की मौत होती है। तो जो कनाडा की जो टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, उसे जिम्मेदारी दी गई थी जो इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी। वह ये देखने के लिए इंडिया आती है कि आखिरकार यह व्यक्ति जो है 17-18 महीने में लगातार इंडिया और उस कनाडा के चक्कर क्यों काट रहा है, बार बार कनाडा आ रहा है, बार बार इंडिया जा रहा है, ऐसा क्या काम कर रहा है, इसे बार बार आना जाना पड़ रहा है। इंडिया आने के बाद जो कनाडा की पुलिस है उसने इंडिया की पुलिस से संपर्क किया, तो तब पुलिस को पता चलता है कि उसने अपनी पत्नी की मौत के 9 सप्ताह के बाद इंडिया आकर यहाँ दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम सरबजीत था। सरबजीत से शादी करने के बाद वह कहता है कि वह कनाडा जा रहा है, लेकिन वह कनाडा नहीं जाता और उसी बीच दूसरी महिला खुशविंदर सिंह की महिला से शादी कर लेता है। चूंकि वह कनाडा में रह रहा होता है तो इसलिए वह लड़की जो होती है उसके पिता को ये कहता है कि वह उसकी बच्ची जो है, उसकी लड़की जो है कनाडा में जाकर रहेगी, अच्छा पहनेगी, अच्छा खाएगी। इसके लिए वह लड़की के पिता से मोटे दहेज की मांग करता था और लड़की के पिता उसे दहेज दे दिया करते थे। इसलिए वह शादी कर लेता था और उसके बाद वह उनके साथ रहने लग जाता था। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है तब उसको पता चलता है कि जो उसकी दूसरी बीवी सरबजीत सिंह होती है उससे उसको 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और दोनों जुड़वा बच्चों की मौत जो होती है वो ठीक 12 दिन बाद हो जाती है और उनकी मौत भी ठीक वैसे ही होती है जैसे उसके पार्टनर की मौत होती है और जैसे उसकी पहली पत्नी की शरीर में ऐंठन से मौत होती है। इसके बाद पुलिस ने इसका और पीछा करना शुरू किया। तब पुलिस को इसकी तीसरी शादी के बारे में पता चलता है, तो यह पता चलता है इसकी तीसरी जो पत्नी होती है, इसका नाम खुशविंदर सिंह होता है, उसकी भी मौत हो चुकी होती है। उसकी भी मौत ठीक वैसे ही होती है जैसे उन दोनों बच्चों की और उसके बिजनेस पार्टनर उसकी पहली पत्नी की मौत होती है। उसके आसपास वाले लोग बताते हैं कि वह बिल्कुल सही सलामत थी और एक दिन उसके शरीर में अचानक से ऐंठन शुरू हो जाती है और उसके पेट में हवा भरने लग जाती है, उसका पेट एकदम से पिचकने लगता है, दांत घिसने लग जाते हैं और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसका रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। क्योंकि 17 महीनों में 5-5 मौतें कोई आम बात नहीं थी। पुलिस के यह कान खड़े कर रही थी, इसलिए पुलिस इसकी तेजी से जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस जो है उसके दूसरी पत्नी के पास जाती है और उससे पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उनको कहीं न कहीं दफना दिया जाता है। इसके बाद जिस स्थानों पर उन बच्चों को दबाया गया था उस स्थान से उनकी बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है। निकलवाने के बाद दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं उनको टोरंटो फोरेंसिक विज्ञान केंद्र में ले जाया जाता है और उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब यह पता चलता है कि इनकी जो मौत है इनके में एक खास प्रकार का जहर पाया जाता है। पता चलता है कि एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, उस पेड़ के जो बीज होते हैं यह उनसे तैयार किया हुआ एक जहर है, जिससे सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने गोलियां बनाई थी और अपने जो पार्टनर होता है रंजीत सिंह उसको शक्तिवर्धक गोलियों के नाम पर उसको गोली खिला दी थी, जिससे उसकी शरीर में अकड़न से मौत हो जाती है। ऐसे ही उसने अपनी पत्नी को बीमारी का बहाना बताकर उन गोलियों को खिलाया था। इसके बाद उन दोनों जुड़वा बच्चों को भी उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उन दोनों गोलियों को उसकी माँ को दिया गया था और उन बच्चों को खिलाने की बात कही गई थी, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसी तरह वह किसी न किसी बहाने से जिस व्यक्ति को मारना चाहता था उनको वह गोली किसी न किसी बहाने से खिला दिया करता था। उसके बाद उसके शरीर में अकड़न से, पेट में हवा भरने से और एकदम से शरीर ठंडा पड़ जाता था और उसकी
मौत हो जाती है। फिर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेती है, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि इंडिया में जो दो जुड़वा बच्चे और उसकी पत्नी की मौत होती है, इस मामले को कनाडा में ही चलाया जाता है और ना ही शायद इंडिया में इस मामले की कोई सुनवाई की जाती है और ना यह मामला इंडिया में चलाया जाता है। लेकिन कनाडा में जो उसने अपने पार्टनर और अपनी पत्नी की गोली खिलाकर जो हत्या की थी, जो शरीर में अकड़ने की वजह से हत्या हुई थी, इसका मामला कनाडा में चलता है और इसके बाद साल 1997 में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उस पर केस चलता है और 1 अगस्त 2001 में उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उस व्यक्ति को 25 साल तक सलाखों के पीछे रहने की सजा दी जाती है। ऐसे ही वह व्यक्ति अपनी जिंदगी के 25 साल बाद सलाखों के पीछे काटने लग जाता है, लेकिन एक दिन पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से उसकी सलाखों के पीछे ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस मामले में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई, कोई कह रहा है करंट लगने से मौत हुई। खैर, इस मामले की जो रिपोर्ट थी वो डिटेक्टिवों ने अखबार में प्रकाशित कराई थी। इसके बाद इस घटना पर कई फिल्में भी बनी और कई किताबें भी लिखी गई, जिसमें इस पूरी घटना का विवरण दिया गया है और बताया गया है कि सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने कैसे पेड़ के बीच से जहर निकालकर उनकी गोलियां बनाकर 5 से ज्यादा लोगों की उनकी हत्या की। तो दोस्तों, आपके बीच इस कहानी को लाकर आपको सुनाकर मेरा बताने का उद्देश्य है कि बुरे काम का जो नतीजा जो होता है वह बुरा ही होता है। जैसे उस व्यक्ति ने कई लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था, वैसे उस व्यक्ति की भी मौत सलाखों के पीछे तड़प तड़प कर ही हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। थैंक यू।